साथियों नमस्कार। जय राम जी की, जय बालाजी की। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो जजमेंट में डिस्कस करूंगा इसमें जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं वो मर्डर केस के हैं, पर अगर आप एक केस लड़ रहे हैं एंटी करप्शन का या आईपीसी का, तो इसमें बताए बिंदु इतने काम के हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि काफ़ी हद तक आपको सहायता भी प्रदान कर सकते हैं अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, कंसेप्चुअली उतार लिया अपने दिलों में जाके। क्लियर है साथियों? आप एक एक पॉइंट को जो है नोट करते हुए चलिए। जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका टाइटल है शेखरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2294/2010 इसका अपील नंबर है, और इस मामले में अक्यूज ने चैलेंज किया अपने कन्विक्शन के ऑर्डर को, उसको सफलता मिली और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 12 दिसंबर 2023 को। एक एक पॉइंट समझना है, क्या क्या वर्कआउट हुए उसको समझना है, और कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम एंटी करप्शन या अन्य आईपीसी के मामलों में। साथियों मामला इस प्रकार से है कि जो कंसर्न अक्यूज हैं इन्हें कन्विक्ट किया गया कि आपने गैर इरादतन हत्या की है, जिसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड एज पर द आईपीसी। प्रोसिक्यूशन का मामला किया है कि जो ये विक्टिम है और उसकी वाइफ है, जब ये रिटर्न हो रहे थे अपनी जॉब से, तो उस सिनेरियो में कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। और हमला क्यों हुआ? कुछ पैसों की मांग को लेकर। अल्टीमेटली चोटें गंभीर आई और जो कंसर्न्ड विक्टिम था या डिकीज था ये मारा गया। मामले में कार्रवाई स्टार्ट हुई और सारे के सारे व्यक्ति जो है पकड़े गए और अल्टीमेटली उनको जो है चार्जशीट किया गया। प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह एग्जामिन कराए, डॉक्यूमेंट्स रखे, डिफेंस ने अपने तर्कों को रखा, पर सारे ही तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया अक्यूज पर्सन को। मामला जो है फिर हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में भी हार गए, फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ दाव पे रखे गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना होगा कि इस केस में जो इंडिपेंडेंट गवाह हैं उनको एग्जामिन नहीं किया गया, विदहेल्ड कर लिया। साथ में ऐसा मैटर एंटी करप्शन में भी होता है कि कुछ गवाह जो इस केस में मटेरियल होते हैं, जिनका जिक्र फर्स्ट टाइम क्रॉस में परिवादी भी कर सकता है या अन्य गवाह भी कर सकते हैं, अगर वो कनेक्टिंग एविडेंस जिन्हें हम मटेरियल एविडेंस की परिभाषा में रखेंगे या इंडिपेंडेंट विटनेस की कैटेगरी में रखेंगे, अगर उसे एग्जामिन नहीं कराया जाता है बाय द प्रोसिक्यूशन, तो ये एक घातक स्थिति है। यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया कि in this case the clinching point is that the concerned prosecution is totally failed to examine the independent witness, means the witnesses which are totally material to the case but still they are not examined। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डिलेड है एफआईआर में, जिस कारण आफ्टर थॉट पर्सन को जो है हम रूल आउट नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गंभीर इंजरी थी, हॉस्पिटल लेकर गए, इलाज तक चला, पर इलाज के पर्चे कहाँ चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर तक को ये नहीं बताया गया कि ये केस में इस व्यक्ति को मारा पीटा गया है इन व्यक्तियों के द्वारा। जब कनेक्टिंग एविडेंस ही गायब कर रहे हो, मटेरियल एविडेंस ही गायब कर रहे हो, तो कैसे ये अनुमान लगा लें कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जेन्युइन है और सही फैक्ट जो है वो लेकर आया। तो कोर्ट में उनका कहना यह था कि हमें इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो है दोष मुक्त किया जाए। रेस्पोंडेंट ने इसका अपोज किया कि देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर, जो जजमेंट पास हुआ है बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब मैं आ रहा हूँ फैसला के पेज नंबर 7 पैरा नंबर 8 के ऊपर, जिसमें कोर्ट ने क्या लिखा है कि हमें यह डिसाइड करना है कि जो भी एविडेंस फाइल पर है क्या उसके हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है और इसके तहत जो पनिशमेंट अवार्ड किया गया है क्या वो जस्टिफाइड है। कोर्ट ने कहा कि जो ये केस है वो मर्डर केस है, और साथियों मर्डर केस के अलावा ऐसे कई केसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मामले जो ईडी के हैं, जो मामले सीबीआई के, जो मामले एंटी करप्शन के, जो मामले आईपीसी के हैं, जहाँ पर किसी गवाह की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस केस के नेचर को, केस के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है, उन्हें हम कहेंगे मटेरियल विटनेस। तो कोर्ट ने कहा कि जो मटेरियल विटनेस है वो ही इस केस में एग्जामिन नहीं हुए हैं, और ये प्राइमरी अटैक है डिफेंस का। उनका कहना यह है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है मर्डर केस में और एक स्टोरी को जो है कॉन्कॉक्ट किया गया है। उनका कहना यह है कि डिफेंस वर्जन को यदि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इट विल अमाउंट टू अ ग्रेट परजुरी टू द राइट्स ऑफ डिफेंस। क्योंकि हमारा अधिकार है कोई तर्क रखने का, तो ये ड्यूटी है कोर्ट की उसे कंसिडर करने की, और अगर कोर्ट कंसिडर नहीं कर रहा है तो कोर्ट को रीजनेबल कॉज देने होंगे कि वाई दिस पॉइंट कुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो उन्होंने लिखा कि जो भी तर्क फाइल पर हैं उन्हें कंसेंट ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं करा। उन्होंने याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट को द बेसिक रूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस व्हिच सेज इट्स अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द chaff and after sieving the untruth or unacceptable portion of evidence to examine whether the residue is sufficient to prove the guilt of the accused or not। उनका कहना यह है कि अगर कोई एविडेंस हमारे खिलाफ है तो लीगल बार नहीं है, आप हमें कन्विक्ट कर दें, बट अगर एविडेंस ही नहीं है और एविडेंस क्लिंचिंग है, एविडेंस कॉम्प्रोमाइज है, देन इट वुड बी टोटली अनजस्टिफाइड
to convict us. We should bear in mind that every person shall be deemed to be innocent unless proven guilty. साथियों, जजमेंट में उन्होंने पैरा नंबर 11 में हवाला दिया है कि एफआईआर में डिले है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये डिले सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन होनी चाहिए। अदरवाइज ये माना जाएगा कि ये डिले आफ्टर थॉट है या एक कलर्ड वर्जन दिया गया है एफआईआर को, जिस कारण एफआईआर की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क भी खड़े हो जाते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 162 सीआरपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि एफआईआर को प्रॉम्प्टली आप दर्ज कर लो। अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसके बाद एफआईआर काट रहे हो तो ऐसी एफआईआर हिट है बाय सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। गणेश गोगोई बनाम स्टेट ऑफ असम में ये स्पेसिफिक किया गया है, पर इसके बावजूद भी कुछ कोर्टें इस कानून को नहीं मानती है। आप लिखो, तब भी नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट के लिए प्रोसीड करो आप, पर करना पड़ेगा, अपनी बात को जो है रखना पड़ेगा। साथियों, कोर्ट ने इस फैसले में लिखा कि घटना के काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है एफआईआर है, मामला जो है कंसर्न डॉक्टर के पास में गया, पुलिस जो है मौके पर आ गई, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं है, तो इट इज़ शोइंग दैट कि एफआईआर जो है वो कॉन्कॉक्टेड है और इसको एक कलर वर्जन जो है दिया गया है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में इंपॉर्टेंट थी कि जब ये मामला हॉस्पिटल पहुंचा तो आप सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट से पहले अगर मेडिको लीगल केस है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई पुलिस केस है, पुलिस को आना तो उसके बाद ही इलाज शुरू करेंगे। तो जब डॉक्टर के पास पहुंच गए, आप सारी बातें बता सकते थे, तो बातें क्यों छुपाई? तो ये एक कास्ट करता है सीरियस डाउट ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उनका कहना ये है कि ये क्राइम जो है रिपोर्ट हुआ है देरी से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मटेरियल गवाह है वो एग्जामिन नहीं हुए, जिसके अभाव में ये मान सकते हैं कि कॉन्कॉक्ट किया गया है स्टोरी को। अगर हम इस केस में और टेस्टिमनी को देखते हैं जिसमें लागू है सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये कहता है कि क्वालिटी ऑफ विटनेस इज इंपॉर्टेंट नॉट द क्वांटिटी। बट जो विटनेसेस फाइल पर हैं उसमें विरोधाभास है, मटेरियल विटनेस एग्जामिन नहीं हुए हैं, और इसके अलावा एफआईआर में जो है डिलेड है, और जो मेडिकल एविडेंसेस हैं वो कॉरोबोरेट नहीं हो रही है विद द ऑक्यूलर एविडेंस। तो इस फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में ये नहीं माना जा सकता कि कोई एलिज क्राइम जो है कमिट हुआ। ऑन द कॉन्ट्री इट इज अपियरिंग दैट कि एक एफआईआर कॉन्कॉक्ट करके कंसर्न अक्यूज को जो है फंसाने का जो है काम किया गया है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, प्रोसिक्यूशन को फैक्ट्स प्रूव करने थे बियॉन्ड डाउट बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये बर्डन इनके ऊपर है, कोई प्रिजम्पशन मर्डर केस में नहीं है। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन जिन मामलों में प्रिजम्पशन है वहां भी ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड डाउट साबित नहीं कर पाता है तो किसी भी रूप में प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा, और प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए हमें हमारा डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना है, हमने हमारा केस जो है पुटअप करना है बाय द वर्च्यू ऑफ थ्योरी ऑफ प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मीन्स संभावनाओं के सिद्धांत पे। और यहाँ पर एक बात जो है आप समझिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। बियॉन्ड डाउट मीन्स कि कोई भी संभावना या कोई भी स्थिति डाउट की नहीं होनी चाहिए, और प्रिपोर्डेंस में क्या स्थिति होती है कि आप वो संभावनाएं क्रिएट करने की जिसमें हल्का सा भी डाउट क्रिएट हो गया तो आप जो है बाहर निकल के आ जाएंगे। तो कुल मिला के आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी बचाव के बिंदु हैं उसमें बचाव पक्ष को केवल अपना जो बचाव है, जो फैक्ट्स हैं डिफेंस के, उनको सस्टेन करना है बाय द वर्च्यू ऑफ थ्योरी ऑफ प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एफआईआर में डिलेड है और वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं है, ये घातक है प्रोसिक्यूशन के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो मटेरियल विटनेस फाइल पर आ रहे हैं उनके बयान कैसे हैं, अगर विरोधाभास है, अलग अलग बातें कहते हैं एक ही फैक्ट्स को लेके, देन इट इज अगेन फैटल। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर मटेरियल विटनेस को विदहल्ड किया गया है या क्रॉस में कोई ऐसा फैक्ट निकल के आता है कि ये मटेरियल विटनेस थे या ये लोग मौके में मौजूद थे पर उनको विदहल्ड कर लिया गया है, तो ये भी घातक स्थिति है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई दिस अ स्ट्रॉन्ग केस टू इंटरफेयर, और अल्टीमेटली अक्यूज पर्संस को जो है एक्विटल करने के ऑर्डर कर दिए। तो कहने की बात यह कि ये जजमेंट हमें कई चीज़ जो है सिखा के जाता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोसिक्यूशन केस जो है प्रूव करना है, हमें हमारा डिफेंस जो है बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी एलिमेंट है, जो वायलेशंस हैं, उसके लाइट में फैक्ट्स जो है फाइल पे होने चाहिए। और चौथी बात, स्टोरी जो है वो जिगजैग नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक थ्योरी होनी चाहिए, और डिफेंस भी अगर आप बना रहे हैं तो इट शुड नॉट बी जिगजैग। तो ये मोटी मोटी बात को ध्यान में रखते हुए चलें और मोटा मोटा जो है वर्कआउट करते हुए चलें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।